नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर चर्चा करेंगे जिसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा है ना, आप समझ नहीं पाएँगे। और हम जब रैंडमली अभी सर्च कर रहे थे जिस जिस फ़ॉर्मूला के बेसिस पे इस डेटाबेस से, हमें खुद समझ नहीं आया अच्छा इस तरह की कंपनी भी मार्केट में अवेलेबल है और अवेलेबल के साथ-साथ वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि कंपनी में पिछले 1 साल की बात करें, तो 6 महीने से लगातार ये गिरता जा रहा है। सब प्रॉफिट बुकिंग की रेस में लगे हैं, लेकिन फंडामेंटल कुछ और कहता है और स्टॉक की ट्रेंड कुछ और दर्शाती है। आपस में कोई तालमेल नहीं लगता। चलिए, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, तो क्या आने वाले समय में ये क्या जिस हिसाब से पहले बेटर किया था, उसी अकॉर्डिंगली क्या बेटर कर पाएगी? जिस अकॉर्डिंगली हमने पिछले 5 साल के डेटा को देखा, इस तरह के मार्केट कई बार सेंटिमेंट इसका हायर टू लोअर की दिशा दिखाती है। एक नई रेजिस्टेंस, फिर एक नई डिप, फिर से नई रेजिस्टेंस। कंपनी का नाम है शुगर इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करती है। पोनी शुगर कंपनी का नाम है और कंपनी की बात करें तो इनके पास रिसोर्स में शुगर है, स्टॉक मार्केट रेगुलेटर और इसको रिसोर्स के अंदर इनको यहाँ पे डाला गया। मुझे ये समझ नहीं आया कि इसमें रिसोर्स के अंदर शुगर के साथ स्टॉक मार्केट क्यों ऐड किया, मुझे नहीं पता। शायद स्टॉक मार्केट में डील करती है कि नहीं करती है। लेकिन यदि हम इस कंपनी को लेकर कहती है एक्सटेंड ए स्वीट वेलकम टू यू, और जैसे ये चीनी की बात कामकाज करती है, शुगर की बात जैसे उन्होंने सूट की बात किया। इंडस्ट्रियल अपडेट को लेकर कमर्शियल कंपनी अपडेट और बाकी सब चीज़ को लेकर के यहाँ पे वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी की उन पॉइंटों को जिस पॉइंटों से मार्केट ने रैली क्रिएट करने में कसर छोड़ के अभी निचले पायदान पे कामकाज करती हुई नजर आती है। यहाँ पे कंपनी कहती है, जो इनको लेकर के जब आप इनकी बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे, इंटरेस्टिंग वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो अभी दोनों के अकॉर्डिंगली मार्केट काफी नीचे ट्रेड करती है। अर्थात करंट मार्केट की प्राइस 420। तो नंबर एक हम लोग क्या देखते हैं, 420 है। इस 420 नहीं, 420 मीन्स द नंबर 6। अब आते हैं अगले कड़ी। इंट्रेंसिक वैल्यू से देखा जाए तो वो काफी नीचे, बुक वैल्यू से आज भी करीब 60% ही चली है, जो इसका बुक वैल्यू 691 के दर्ज। एक ऐसी स्टॉक जिसमें एक डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंटेन करती है, और इसके अलावा यदि हम इंडस्ट्रियल के पे के बेसिस पे देखें तो आज भी यहाँ पे काफी खाली खाली सी जगह बनी हुई है। कहाँ से? अर्निंग पर शेयर से 43 रुपए पर शेयर की कमाई करती है, और मार्केट में शेयर ही थोड़ा सा कम है। 86 लाख का नंबर ऑफ शेयर है। 420 के रेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 361 करोड़ बनती है। 86 लाख के शेयर में जो कंट्रोल है प्रमोटरों के हाथ में, वो केवल 47% कहती है, जहां आरओई आरओसी की आंकड़ा 9 से लेकर 10%। क्या हम यही जानने वाले थे? नहीं जी, ये जान के क्या करेंगे? ये तो हमने समझा कि बुक वैल्यू से छोटी है, इसकी करंट मार्केट की प्राइस तो अंडर वैल्यूड है, तो ये आगे चलकर के ग्रो कर सकती है। नहीं, जानने की बात ये रही, जो यहाँ पे कंपनी में हमने देखा, जिस कंपनी के पास अभी कितना 361 करोड़ की मार्केट कैप है, उस कंपनी में भी करीब 10% की होल्डिंग बची है आज भी। किसका? किसकी बची है? डीआई एफआई की। डीआई कोई अपनी पोजीशन लगातार बढ़ाने में लगी है। डीआई अपनी पोजीशन बढ़ाने में लगी है, और आम निवेशकों के पास फिलहाल 40% की होल्डिंग कहती है, और जो लगातार निवेशकों का इंटरेस्ट 18 से 20 हजार की लिस्ट दर्ज करती है। इसके अलावा जो कंपनी की बात कर रहे हैं, उस कंपनी का क्या पोटेंशियल जरूरी है, क्योंकि हर बिजनेस, हर कंपनी अपनी सेल्स बढ़ाती है, प्रॉफिट बढ़ाने की इच्छा रखती है, और उसमें मार्केट की क्या पोटेंशियल क्रिएट करती है। वो कंपनी कहती है जो 1986 में बनी थी, पोनी शुगर लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग शुगर एंड को जनरेशन पावर। अक्सर देखने को मिलता है जो कंपनी शुगर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, वो को जनरेशन ऑफ पावर भी करती है, क्योंकि अपनी फैक्ट्री को यूनिट जो कि उनकी यहाँ से ग्रीन एनर्जी स्टॉक में करती है डील। अब इनमें सवाल आता है कि क्या कंपनी डेट टू इक्विटी का क्या माहौल है? कहते हैं जीरो है।
करंट रेशो की नंबर कहती काफी ज्यादा है। अब इन दोनों पहलू को जरा समझिए। और ये कहती है तो क्या इसको लेकर के इसको हिट तो नहीं कर दिया गया, सेल्स बढ़ा के, प्रॉफिट बुक करके, अर्निंग पर शेयर दिखा के, या कर्ज तो बेसिकली है नहीं। इसको लेकर क्या जानना जरूरी है, एक छोटा सा रिकंसलेशन जानना जरूरी है। दूसरी तरफ कंपनी ओवरऑल कितनी कमाती है और कमा के कितनी सेव करती है प्रॉफिट के तौर पे। इसको लेकर जब हमने इसका नेटवर्थ को चेक किया तो समझ में आया कि कंपनी के पास जो नेटवर्थ है वो कोट कोट की भरी है। नेटवर्थ के कंपैरिजन टू जो इनका सेल्स का आंकड़ा है वो पहले के कंपैरिजन धीरे धीरे घटती जा रही है। कई बार उन्होंने लगातार सेम रेंज में दिखाई, कई बार थोड़ा सा अप डाउन का सिचुएशन बना है। अर्थात नेटवर्थ लगातार बढ़ी है। और नेटवर्थ बढ़ने के साथ साथ यदि हम उनकी कुछ और परत को देखें तो नेटवर्थ बढ़ने का क्या रीजन है, तो कंपनी के पास कोई बड़ी लायबिलिटी नहीं है। कंपनी लायबिलिटी लेके नहीं घूम रही है, कंपनी क्या लेके चल रही है, अपनी एसेट्स को डेवलप कर। यहाँ पे सेंटिमेंट ये दर्ज करता है जो वायो वाई बेसिस में इनमें गिरावट देखने को मिला, जबकि लास्ट 2-3 क्वार्टर की बात करें उन्होंने बेटर सेल्स की बात किया। केवल और केवल सेल्स पे जाना जरूरी है, तो कहते नहीं, हमें कुछ सेल्स के अलावा बाकी पार्टों को भी जानना जरूरी है। तो वो कहती है कि यहाँ पे ट्रेंडिंग वेव तो ये चल रहा था, मार्केट सस्टेन कर रही है 24 तक के दौरान की बात करें तो 25 में क्या हुआ, 25 में इन्होंने नई रैली क्रिएट करने की कोशिश किया है सेल्स को लेकर के। और नंबर की बात समझा जाए तो नंबर कहती है कि करीब करीब कितने 95 करोड़ की सेल हुई है सितंबर में। इससे पहले भी 150 करोड़ तक की सेल हुआ करता था। 2022 की बात करें तो 128 करोड़, 124 करोड़। ये कुछ पीरियड से लगातार बेटर करने की कोशिश में है। और अच्छी बात ये रही कंपनी का जो इतने कम के बाद भी प्रॉफिटेबिलिटी काफी बेटर निकाल रही है। 95 करोड़ के सेल में 12 करोड़ की प्रॉफिट। प्रॉफिट की मेन वजह अदर सोर्स ऑफ इनकम 4 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस द बढ़ती हुई नजर आती है, जो इनको क्या दर्ज करती है, सस्टेनेबिलिटी की बात कहती है। ईयरली ग्रोथ कहती है जो यहाँ पे कंपनी 345 करोड़ की टर्नओवर में करीब 38-39 करोड़ की प्रॉफिट भी बुकिंग करती है, जो कि पहले के कंपैरिजन इसमें करीब 11% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज करती है और नियर अबाउट सस्टेन करती है। इनको लेकर के जब हमने नेट इनकम मार्जिन को समझा तो वो कहती है ऑपरेट स्टैंडअलोन डेटाबेस पे देखेंगे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेकर के नेट प्रॉफिट मार्जिन को वो दर्ज करती है कि क्यू आर क्यू बेसिस पे जो 54 करोड़ का आंकड़ा हुआ करता था उसके बेसिस पे क्या देखा, एक तो सेल्स बढ़ती हुई नजर आई, नेट प्रॉफिट बढ़ती हुई नजर आती, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ती हुई नजर, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ती हुई, मतलब ये सभी दिशा से यहाँ पे क्यू आर क्यू बेसिस पे न्यू अचीवमेंट की बात की। जबकि ओवरऑल हमने ये समझा कि कंपनी अपनी बिजनेस से चाहे वो अदर सोर्स ऑफ इनकम ही क्यों ना इंक्लूडेड है 10% की सेविंग करता है। इस 10% के सेविंग के पीछे कंपनी का उधार क्या रहा, चाहे वो सेल्स के आंकड़ा पे देखें, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी नंबर पे देखें, आपस में इन दोनों को कंपेयर करेंगे उससे एक नज़र पहले इनकी रिस्क है। कंपनी के पास रिस्क कितने दिन के लिए है, 1 महीने की रिस्क की बात की। यदि 1 महीने की रिस्क की बात कहती है तो कंपनी में बिल्कुल ही कर्ज नहीं है। क्या नहीं है, कर्ज नहीं है। लायबिलिटी जो है उतनी ज्यादा नहीं इंक्रीज होती नजर आई है। एसेट्स इनके पास भरा पड़ा हुआ है, पहले के कंपैरिजन लगातार ग्रो लेवल पे ही चलती है। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार बढ़ाती नजर आती है। और इनके पास कुछ पार्ट्स द ट्रेड रिसीवेबल के भी पड़े होंगे, उसका भी नंबर ऑफ कैश देखा जाए तो करीब करीब कहते हैं इन्वेंट्रीज और बाकी 31 करोड़ की आंकड़ा दर्ज। इसको लेकर के अभी समझने वाली बात है, 31 करोड़ के बेसिस पे यदि हम इनको देखें तो वो कहती है कितने का, करीब करीब 13 करोड़ की लास्ट 2 क्वार्टर में। और 31 करोड़ के हिसाब से देखा जो उधार थी तो 95 करोड़ में केवल कितना करोड़, 30% मान लेते हैं, 30% मार्केट में उधार लगी हुई थी जो 1 महीने में पैसे आते हैं। उसमें क्या दिखा, कोई रिस्क तो दिखा नहीं।
ओवरऑल हमने देखा लास्ट 12 महीने की डेटा में जो 10% की सेविंग करने के पीछे सेल्स के बेसिस पे जो उधार थी वो केवल 9% दर्ज करती है, और इस नंबर से वो 83% 88% की दर्ज करती है। मतलब हाथ में इनके पास पैसा भी आ चुका है, और फंडामेंटली ये कहती है कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस करती नजर आई है। अब आते हैं अगली कड़ी की तरफ, और अगला पड़ाव ये कहता है जो कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा डिविडेंड को लेकर के, वो 2024 में भी करीब करीब ₹7 का डिविडेंड पे आउट करती है। 23 में दिया, 22 में दिया, 21 में दिया, लगातार डिविडेंड, अर्थात निवेशकों ने जहां जो 18,000 की निवेशकों की लिस्ट का बात कहती है, उनको क्या मिला, ये सब चीजें मिलती आई। अब आती हैं अगली कड़ी, और अगला कड़ी कहता है पीएल्स के मुताबिक जो बाकी कंपनियां हैं वो आज भी यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं है जो कि बाकी कंपनियों में है। क्या क्या सेंटिमेंट अपडेट हुआ, निवेशकों का इंटरेस्ट हमने पहले जाना, जहाँ पे निवेशकों की लिस्ट में 18,000 के आसपास निवेशक थे। एफआई ने कई बार बिकवाली भी किया है। अब एफआई ने देखा कि कुछ एफआई ऐसे थे जिन्होंने बेच के यहाँ से निकले हैं, वो आम आदमी के पास चला गया है पोजीशन। जो 15,000 थे वहाँ 3,000 एक्स्ट्रा हो गए, 4,000 एक्स्ट्रा हो गए। लेटेस्ट सेंटिमेंटल कहता है कोई बड़ी अपडेट नहीं है। और यदि हम ओवरऑल बिजनेस मॉडल में देखा जाए एनालिसिस पार्ट, तो कंपनी में लगातार पिछले 10 सालों की बेस में कुछ सालों में अच्छी परफॉर्मेंस लेवल क्रिएट करके दिया है। ये जो परफॉर्मेंस लेवल है वो टाइम फ्रेम की बात होती है, कई बार मार्केट बुल है, बियर है। जैसे आज ही बात करें, जिन लोगों ने यहाँ पे लिया है उन लोगों के लिए क्या बना, वो तो मार्केट पहुंची नहीं, और मार्केट पहुंची नहीं तो उनका तो एसएल के साथ निकले, और जो अपनी लॉस बुक की है तो किसी को फायदा भी नहीं, क्योंकि फायदा यहाँ पे लिया गया और लॉस यहाँ पे शट किया गया। इसलिए जब इस तरह के कई बार सेंटिमेंट क्रिएट होती नजर आए किसी चार्ट में, तो मौका देख करके प्रॉफिट को वसूलते रहना चाहिए, बुक करते रहना चाहिए। और ये कहती कि डेट्स फ्री कंपनी थी, ऑलमोस्ट बुक वैल्यू से काफी नीचे ट्रेड करती नजर आती है। अर्निंग पर शेयर यदि अदर सोर्स ऑफ इनकम से आता भी है, हमने उनको अभी इसमें नेट इनकम मार्जिन में कैलकुलेट कर लिया, और इसको लेकर के हमने केवल समझने की कोशिश किया। एक पोटेंशियल बेस लगा मुझे। मैंने कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि दिस ये कम्प्लीटली लर्निंग पर्पस के लिए है। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं आता है इस स्टॉक को लेकर के, और हमने हर एस्पेक्ट पहलू की तरफ ध्यान देने की कोशिश किया है कि सेल्स के आंकड़ा के सेल्स के बेसिस पे हो, या प्रॉफिट के बेसिस पे हो, या नेटवर्थ के बेसिस। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।